वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। बेटा डिबेंचर वाला चैप्टर कंटिन्यू कर रहे हैं जो लास्ट क्लास में अपन ने देखा था। आपको याद होगा इसमें अपन ने केस लॉज भी देखे थे बहुत सारे, और आई होप आप सबको सारे केस लॉज अच्छे से समझ में भी आ गए थे। समझ में आ गए थे सारे केस लॉ? केस लॉज में कोई दिक्कत है किसी को? नो सर। चलो बहुत बहुत बढ़िया। अब जल्दी से इसे आगे देख लेते हैं एक बार। एक सिंपल सा टॉपिक है, आप लोगों के लिए, परिपासु इन केस ऑफ डिबेंचर। व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म परिपासु? सर परिपासु का मतलब ट्रीटेड इक्वली। अब सर ये लैंग्वेज जब हमने पढ़ी ना बड़ी कंफ्यूजिंग थी, ऊपर नीचे थी, समझ में नहीं आई लैंग्वेज हमें। तो मैं आपको एक एग्जांपल लेके समझा रहा हूं पहले। क्या चालू है मीटिंग? उसको बोलो, उसको व्हाट्सअप कर दो कि वही आईडी है। चालू हो गई क्लास तो। हाँ, इसका एक सिंपल सा एग्जांपल दिखा देता हूं आपको, जल्दी से देखें। अर्लियर क्या होता था पहले? अर्लियर पहले क्या होता था बेटा? कंपनी डिबेंचर इशू करती थी, डिबेंचर इशूड। अब मल्टीपल लोगों को डिबेंचर इशू कर रहे हैं। कैसे? किसी को 1 तारीख को, किसी को 2 तारीख को, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 13 डेट के हिसाब से इशू होते थे। अब यहां दिक्कत क्या आने लगी? जब रिडेम्पशन का समय आया ना, तो रिडेम्पशन होता था डेट के हिसाब से। जिसने 1 तारीख को लिया पहले रिडेम्पशन उसका, जिसने फिर उसके बाद लिया उसका, फिर उसके बाद वाले का, उस हिसाब से। अब यहां बड़ी दिक्कत क्या आई यार, डिबेंचर सेम, हम लोगों ने 1, 2, 3, 4 दिन आगे पीछे अगर डिबेंचर लिए हैं तो उसमें हमें रिडेम्पशन बाद में हो रहा है। तो इस केस में, रिडेम्पशन के केस में बड़ी दिक्कत आने लगी। बहुत सारे लोग ऐसे रह गए, मान लो, जिनको रिडेम्पशन हुआ ही नहीं। कंपनी के पास पैसा कम था, तो जिसने पहले लिए वो तो अपना पैसा ले गया, और जिसने बाद में लिए ना उसको पैसा ही नहीं मिला। अब ये अर्लियर प्रॉब्लम आती थी, अब क्या हुआ? नाउ डिबेंचर इशू होते हैं विद परिपासु क्लॉज। एंड व्हाट डू यू मीन बाय परिपासु क्लॉज? भैया डिबेंचर आप चाहे 1 तारीख को लो, चाहे 2 तारीख को लो, चाहे 3 तारीख को लो, मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनो। मैं नहीं कह रहा 1 तारीख को लो, 2 को लो, 13 को लो, 14 को लो। 1 को लो, 2 को लो, 3 को लो। मैंने कहा चाहे आप 1 तारीख को लो, 2 तारीख को लो, या 3 तारीख को लो, रिडेम्पशन आप सभी का कैसे होगा? एक साथ होगा। रिडेम्पशन कैसे होगा? एक साथ होगा। क्या होता है आज के टाइम में, डिबेंचर का इशू आता है, मान ले 3 दिन के लिए हमने इशू ओपन रखा है, 3 दिन के लिए हमने इशू ओपन रखा है। अब जिस जिस जने ने डिबेंचर में पैसा लगाया, अब चाहे वो 1 तारीख को लगाया चाहे 3 तारीख को लगाया, जब भी इनकी रिडेम्पशन की डेट आएगी ना, जब भी इनकी रिडेम्पशन की डेट आएगी, तो ये नहीं देखा जाएगा कि 1 तारीख को किसने लिया था, 2 को किसने लिया था, 3 को किसने लिया था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, दे ऑल शैल बी ट्रीटेड इक्वली। सर कम समझ में आया? एक रूटीन लाइफ एग्जांपल ले लेते हैं, इससे मेरे हिसाब से पूरा कंसेप्ट दिमाग में सेट हो जाएगा। भूल जाओ ये सारी चीज। अपन क्या फाइट कर रहे हैं? सीएस एग्जीक्यूटिव। अब इसके एग्जामिनेशन फॉर्म्स आएंगे, इसके एग्जाम फॉर्म्स आएंगे। अब मान लेते हैं बेटा 1 महीने के लिए एग्जामिनेशन फॉर्म का लिंक ओपन है, 1 महीने के लिए। मैंने पहले दिन ही फॉर्म भर लिया, आपने दूसरे दिन भरा। अब आप ये बात तो मानोगे, इंडिया में ज्यादातर लोग लास्ट डे पे जगते हैं। तो मान लेते हैं तीसरे दिन भी फॉर्म जमा हुए हैं। ऐसे केस में एग्जामिनेशन में कोई फर्क पड़ता है क्या? कि आपने पहले फॉर्म जमा करवाया तो आपका सेंटर अच्छा, आपने पहले फॉर्म जमा करवाया तो आपका पेपर आसान, या ये कहा जाए इंस्टीट्यूट सभी स्टूडेंट्स को क्या मानता है? हाँ, आप चाहे फॉर्म 1 तारीख को जमा करवाओ या लास्ट डेट को जमा करवाओ, ऐसे फर्क कोई नहीं पड़ना है। यू ऑल शैल बी ट्रीटेड इक्वली। फंडा समझ में आ रहा है? पहले क्या दिक्कत आती थी? डेट के हिसाब से इशू होता था, रिडेम्पशन भी डेट के हिसाब से होता था। अब क्या होता है? डेट वेट सब खत्म, सब खत्म। अब कैसे है? परिपासु, परिपासु मतलब ट्रीटेड इक्वली, फर्क नहीं पड़ता किस दिन लिया है। रिडेम्पशन जब आएगा, जब एक साथ होगा। अब सर एक डाउट आया, मान लेते हैं इनका रिडेम्पशन अमाउंट बनता है 10 लाख रुपए, आज मेरे पास केवल 5 लाख रुपए अवेलेबल है, क्या होगा? पेमेंट कैसे होगा? ये मत बोलो इक्वली डिवाइड होगा, इन प्रपोर्शन सबको मिलेगा। इन प्रपोर्शन सबको मिलेगा। इन प्रपोर्शन मतलब जिसका जितना बनता है उसको उतना मिलता है। कैसे? मान लेते हैं बेटा आज मेरे पास कितना अवेलेबल है? 5 लाख रुपए। आपने लिए थे 1000 डिबेंचर, और टोटल मैंने इशू करे थे 1 लाख डिबेंचर।
तो निकाल लो आपका कितना बनता है। फिर मान लो इसी की जगह किसी ने लिए थे 500 डिबेंचर, तो प्रपोर्शनेट अमाउंट के हिसाब से आपको रिडीम करेंगे। सर 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 फिर जब नेक्स्ट पेमेंट आएगा जब क्या होगा, फिर वापस से रिडीम प्रपोर्शनेटली होगा। ये चीज समझ में आ गई, ये चीज समझ में आ गई, कंसेप्ट समझ में आ गया इसका सबके? बेटा कंसेप्ट क्लियर है इसका? Yes, sir. चलो बहुत बहुत ही बढ़िया बात है। जल्दी से एक बार दिखा देता हूँ ये क्या लिखा हुआ है इसमें। आप सर देखो जो आपने समझाया और जो लॉ में लिखा है उसकी लैंग्वेज का फर्क देखो आप। Debentures are usually issued in a series with a pari passu clause, and it follows that they would be on equal footing. Equal footing मतलब सबको एक समान मानना है। They all are on equal footing मतलब सबको एक समान मानते हुए चलना है। As to security, and should the security be enforced, the amount realized shall be divided pro rata. मान लेते हैं डिबेंचर सिक्योर थे, कंपनी पेमेंट नहीं कर पाई, आप लोगों ने असेट्स को सेल करा, पैसा रियलाइज करा, और जब पैसा डिस्ट्रीब्यूट होगा तो डिस्ट्रीब्यूट कैसे होगा? प्रो राटा। प्रो राटा मतलब दे आर टू बी डिस्चार्ज रेटेबली। रेटेबली मतलब प्रपोर्शनेटली। लिख लो वहां पे, लिख लो जल्दी से। दे शैल बी डिस्चार्ज रेटेबली का मतलब क्या है? दे शैल बी डिस्चार्ज प्रपोर्शनेटली। They shall be discharged proportionately. In the deficiency of asset, they shall be obeyed proportionately. The expression pari passu implies with equal step, equally treated, at the same rate or at par with. क्या मतलब हुआ? परी पासु का आसान शब्दों में मतलब क्या हुआ? ट्रीटमेंट इक्वल होना है, इक्वल फुटिंग, इक्वल रेटिंग, और सबको एक समान मानते हुए हमें काम करना है। When it is said that existing debenture holders shall be issued at pari passu clause, it implies that no difference will be made between the old and. इससे नहीं फर्क पड़ता मैंने डिबेंचर 1 को सब्सक्राइब करे थे, मैंने 3 को करे थे, आपने 4 को करे थे, इससे फर्क नहीं पड़ता। कोई ओल्ड या न्यू डिबेंचर का कंसेप्ट नहीं है यहाँ। अब बहुत ध्यान से देखें, if the pari passu words are not used, तो क्या होगा? Debenture would be payable according to the date of issue, and if they are all issued on the same day, they shall be payable according to the न्यूमेरिकल ऑर्डर। मान लेते हैं आज हमने 18 जनवरी को ही डिबेंचर के लिए अप्लाई करा है सब जनों ने, तो 18 जनवरी को जिसने पहले करा होगा ना अप्लाई, फिर उसको पहले, 18 जनवरी को जिसने बाद में करा फिर उसके हिसाब से पेमेंट होना है। यही तो लिखा है ना, अगर परी पासो वर्ड यूज ही नहीं आ रहे तो पुरानी वाली कहानी है। However, a company cannot issue a new series of debenture. बहुत ध्यान से सुनना, आपको बाद में दिक्कत इसी में आएगी। However, a company cannot issue a new series of debentures so as to rank pari passu with the prior series, unless the power to do so is expressly reserved and contained in the debentures of previous series. क्या है ये, क्या कहानी है? किसी के कुछ समझ में आया हो तो बताओ, क्या कंसेप्ट है ये? मैंने फर्स्ट सीरीज इशू करी, फर्स्ट सीरीज विद परी पासु। मान लेते हैं कितने डिबेंचर इशू करे? 1,00,000 डिबेंचर 9% वाले। ये तो अपन जानते हैं ना, अकाउंट्स में पढ़ा होगा। 9% डिबेंचर, इसका मतलब क्या है? इंटरेस्ट की रेट कितनी मिलेगी? 9% आपको। अच्छा, ये थी पहली सीरीज। अब मैंने क्या करा, मुझे आज और फंड्स की रिक्वायरमेंट थी, तो मैंने एक और सीरीज इशू कर दी, सेकंड सीरीज विद परी पासु। वापस से मान लो 9% और 50,000 डिबेंचर। अब सवाल ये बनता है, अब पेमेंट पहले किसको करना है और बाद में किसको करना है? दोनों ही 9 वाले हैं यार, पहले इनको होगा फिर इनको होगा। लेकिन बहुत ध्यान से सुनो, ये सेकंड सीरीज इशू कब हो सकती है? जब प्रायर सीरीज की टर्म्स एंड कंडीशन में ऐसा लिखा हो। क्या आप सेकंड इशू कर सकते हैं? सो एज टू रैंक बिटवीन देम, सो एज टू रैंक बिटवीन देम मतलब देख भाई, पहले इसको दूंगा बाद में इसको दूंगा। मान लो अगर इनमें हमने रैंक ही नहीं बैठाई, फिर तो दोनों का पेमेंट एक साथ हो गया। मान लो ये तो हमने आज इशू करा था 18 जैन को,
ये हमने इशू करा था 18 अक्टूबर को, तो मतलब मैं पैसा लगा के बैठा हूँ 9-10 महीने पहले, आप लगा रहे हो 10 महीने बाद, और रिडेम्पशन का समय जब आएगा जब सबका पेमेंट एक साथ होगा। तो हम क्या कह रहे हैं आसान शब्दों में, अगर हमने परी पासों के साथ कोई सीरीज इशू करी है, हम सेकंड सीरीज इशू नहीं कर सकते। पहली चीज, हम सेकंड सीरीज इशू नहीं कर सकते। कब कर सकते? जब प्रायर सीरीज की टर्म्स एंड कंडीशन में ऐसा लिखा है। समझ में आई कहानी? फिर से लाइन पढ़ो एक बार, क्या है पढ़ के देखो, ये लास्ट वाली लाइन। बेटा लास्ट वाली लाइन प्लीज एक बार वापस से पढ़ के देखो, समझ में आ रही है नहीं आ रही? However, a company cannot issue a new series of debentures so as to rank pari passu with prior series unless the power to do so is expressly reserved। मतलब राइटिंग में लिखा है ये। एक्सप्रेसली रिजर्व का मतलब क्या है? राइटिंग में लिखा है ये। कहां लिखा हुआ है? प्रीवियस सीरीज की कंडीशंस में। क्या आप कर सकते हो ऐसा? बेटा समझ में आ गया सबके? ये समझ में आ गया सबके? दिक्कत कोई? No, sir. काजल, अंकिता, कनिष्का, No, प्रेक्षा, sir. रौनक, No, यादवी? sir. चलो बहुत बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया। आगे देखिए सर, ये स्टॉक क्या होता है? स्टॉक क्या होता है? एक डिबेंचर, दो डिबेंचर, तीन डिबेंचर। मैंने कहा कंपनी ने स्टॉक बना दिया 1000 डिबेंचर का, इसका क्या मतलब हुआ? एक साथ इशू कर दिया 1000 डिबेंचर। अब उसे क्या कहेंगे? मैंने 1000 डिबेंचर लिए हैं या एक डिबेंचर स्टॉक लिया है? मैंने आपको शेयर कैपिटल में भी एक ऐसा एग्जांपल बताया था, याद दिलाता हूं वापस से, मुझे उम्मीद है भूल गए होंगे आप। अपन शॉपिंग करने गए शॉपर स्टॉप पे, आपको कोई चीज पसंद आई, आपने सामने वाले से पूछा भैया ये स्टॉक में है क्या? कभी पूछा ऐसा? इतनी गहराई में जाके कभी सोचा ही नहीं होगा, वो बात यहाँ काम आनी। भैया आपके पास ये स्टॉक में अवेलेबल है क्या साइज? रीजन, आपके लिए वो सिंगल यूनिट है, उनके लिए वो उनके स्टॉक का पार्ट है। वो क्या एक एक पीस मंगाते हैं क्या डेली, या स्टॉक आता है पूरा? तो उनके लिए तो एक स्टॉक आया है, उसमें से आप एक यूनिट ले रहे हो। तो हम क्या कह रहे हैं, अगर कंपनी चाहे वो क्या कर सकती है, एक एक डिबेंचर इशू ना करके उसका बंच बना दो पूरा। भैया लेना है तो 500 डिबेंचर का एक स्टॉक है। ऐसा हो सकता है? यस, ऐसा पॉसिबल है अगर कंपनी करना चाहे। समझ में आ रही है कहानी? समझ में आ रही है कहानी? सेंसलेस सी एक चीज है, फिर भी पढ़ लो, क्या पता कहां कैसे कुछ काम आ जाए। A company instead issuing debenture each in respect of separate and distinct debt, मतलब एक अलग अलग इशू करना। may raise one aggregate loan fund or composite stock known as debenture stock। भैया मैंने किसी कंपनी के 1000 रुपए के डिबेंचर ले रखे हैं, अब आप कहो मैंने किसी कंपनी का पूरा एक स्टॉक खरीदा हुआ है डिबेंचर का, कितने का? 1,00,000 रुपए का। तो आप चाहो ना उनका एक बंच बना दो और बंच बना के इशू कर लो। यार किसी की शादी ब्याह के फंक्शन में गए हो और कभी बुके खरीदा हो, पूरा बंच बना के देते हैं वो, एक बढ़िया सा बंच बना के देते हैं। उनके लिए तो वो एक एक फ्लावर था, आपने उसका क्या बनवा दिया? बंच। समझ में आ रही है कहानी? सिगरेट पीता है कोई घर में किसी के? No, सिगरेट पीता हो sir. कोई? आपने देखा तो होगा लोगों को पीते हुए, अपन नहीं पीते तो? हाँ sir. हाँ, और जो नहीं पीते उनको बड़ी चिढ़ भी होती है जब वो धुआं छोड़ रहे होते हैं हवा में ना। हाँ, चलो उन बातों से बाहर आओ। पान खाया है कभी? पान वाले के गए हो कभी? मम्मी पापा के साथ, भाई के साथ पान खाने? आपने देखा वहां पे लोग लूज सिगरेट खरीदने भी आते हैं, भैया 2 सिगरेट दे दो, तो पूरा डब्बा भी खरीदते। डब्बे वाले को क्या कहोगे? डिबेंचर या स्टॉक कहोगे? समझ में आ रही है बात? सिंगल वाले को क्या कहोगे? उसका डिबेंचर कह दो। फर्क समझ में आ रहा है? अच्छा, फिर एक बहुत बहुत चीन स्मोकर आया जो दिन के 5-5 डब्बे पीता है। अब उनके पास पूरा बॉक्स आता है एक सिगरेट का, फिर वो खोल के एक डब्बा निकालते हैं। उसने बोला सीधे वो जो बॉक्स है ना, आप तो वो बॉक्स ही दे दो। तो उस बॉक्स को क्या कहोगे? पूरा स्टॉक कहोगे या क्या कहोगे? वो स्टॉक है वो। और जब अपन सिंगल पीस खरीदते हैं ना, उसे क्या कहा जाता है? डिबेंचर। समझ में आ रही है कहानी? मैं किसी फ्लोरिस्ट के शॉप पे गया, मैंने एक फ्लावर खरीदा, चलो खरीद लिया कोई इशू नहीं, मैंने उसका बंच बनवा दिया, बंच बनवाते ही वो क्या बन गया? स्टॉक। सर ऐसा होता है क्या? ऐसा होता है, हाँ ऐसा हो सकता है। तो उसे एग्रीगेट में बेटा हमने नाम क्या दे दिया? उसे एग्रीगेट में हमने नाम क्या दे दिया? एक लोन फंड। लोन फंड मतलब
एक साथ राम कुमार शर्मा ने किसी कंपनी में 2 लाख रुपए के डिबेंचर ले लिए एक साथ ही। समझ में आ गई कहानी? इससे ज्यादा ऐसा कुछ भी काम का नहीं है, आप पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। ये पढ़ो, एक बहुत बहुत जानलेवा टॉपिक है, आपको सिली लग रही होगी ये बात, शेयर्स और डिबेंचर में अंतर पढ़ा रहे हैं, अजीब नहीं लग रहा है? आर यू आउट ऑफ योर माइंड? शेयर और डिबेंचर में फर्क समझा रहे हो? चलो, अगर जानते हो तो बिना नीचे टीपे नोट्स में ईमानदारी से 5 पॉइंट बताओ, बिना नोट्स को देखे। सेम 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 मत कर लेना, वरना शेम शेम हो जानी है तेरी। हाँ बता। हाँ क्रेडिटर कह सकते हो। चलो, पहला हुआ, पहला डिफरेंस मेरे भाई ने क्या बताया यहाँ पे, उन्हें शेयर होल्डर कहते हैं, उन्हें क्रेडिटर कह सकते हो। सेकंड, अरे इतनी इज्जत मत दे इनको, इनको सुनने में बड़ा अजीब लग रहा है, इनको इनको किसी बीवी को थोड़ी बोल रहा है, बता। अरे यार ये कैसे समझू, इनको 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 नाम लेना हाँ, वगैरह में क्या मिलता है? हाँ, अच्छा अगर प्रेफरेंस शेयर्स हो तो? एक मिनट, यहाँ पे शेयर और डिबेंचर है, यहाँ पे डिबेंचर और इक्विटी शेयर का डिफरेंस नहीं। तो जब आपको डिफरेंस फ्रेम करने पड़ेंगे ना, आपको कॉमन टर्म शेयर काम में लेनी, और अगर आप कोई पॉइंट इक्विटी का समझा रहे हो ना, तो प्रेफरेंस का साथ में समझाना पड़ेगा। रीजन वी आर नॉट डिफरेंशिएटिंग बिटवीन डिबेंचर एंड इक्विटी शेयर एंड डिबेंचर और प्रेफरेंस शेयर, ये गलती है। अब आप ये एक चीज देखो, जब अपन इसका डिफरेंस बनाते हैं ना, तो अपन पता डिफरेंस क्या बना के आ जाता है, डिबेंचर और इक्विटी शेयर का, डिबेंचर और प्रेफरेंस शेयर्स का, जबकि हमें फर्क किसका बताना है, डिबेंचर्स और, अगर शेयर में आप इक्विटी का बताते हो ना, तो प्रेफरेंस का साथ बताओ, तो पॉइंट कंप्लीट होगा। हाँ चलो आगे बताओ। हाँ, वो मिलता जुलता पॉइंट हो गया, दूसरा बता। बताया तो था तूने आधे घंटे पहले भी, अभी तक 2 पॉइंट हुए तेरे, एक ही एक चीज के आगे पीछे सर्कल लगाता जाएगा तो उसे पॉइंट थोड़ी मान लेंगे अपन यार। हाँ तो यह है ना पॉइंट, अब इनके पास वोटिंग राइट होता है, इनके पास नहीं होता। अब ये भी पॉइंट आधा है, वोटिंग इक्विटी के पास होती है, प्रेफरेंस के पास नहीं होती। पता है मैंने क्यों सवाल आपको बोला कि 5 पॉइंट बताओ हाथों हाथ, क्योंकि जब आप टेबल बना रहे होंगे ना, वहां पे आप 5 प्रॉपर पॉइंट नहीं बनाओगे, और जब प्रॉपर पॉइंट नहीं बनने ना, तो ये जो सवाल आपको दिखने में बड़ा आसान सा लग रहा है ना, आपके वहां पे गारंटी है मेरी 0 मार्क्स आएंगे। ओल्ड सिलेबस कंपनी लॉ में ये डिफरेंस, सिली डिफरेंस एग्जामिनर ने 4-5 बार पूछा हुआ। क्यों पूछा है? बच्चों के ईगो से खेलने के लिए। ये तो इतना आसान, इतना आसान, इतना आसान, इतना आसान लिखने बैठे तो दो के बाद तीसरा याद नहीं आ रहा, और ये प्रॉब्लम होनी है। मैं आपको फिर एक चीज क्लियर कर लूं, जो टफ चीजें हैं ना, वो अपन को एग्जाम में याद आ जाती है। अपन को एग्जाम में क्या नहीं याद आएगा, ये तो अब मेरे साथ पढ़ लेते हैं एक बार। क्या है देखो, 7 या 8 या 9 पॉइंट लिखे हुए। पहला क्या है, ये लोन का पार्ट होता है, और ये किसका पार्ट होता है, कैपिटल का। बेटा प्रॉपर टर्म्स के साथ इनको याद करना जरूरी है अगर 5 आउट ऑफ 5 स्कोर करना है। और ये क्वेश्चन क्या होता है, अगर 5 आउट ऑफ 5 नहीं ला रहे हो ना आप एग्रीगेट में फेल हो जाओगे। 5 मार्क्स से एग्रीगेट ऊपर नीचे हो जाएगा, भगवान करे आप में से किसी की रैंक आ जाए, सबकी रैंक आ जाए, रैंक आगे पीछे हो जाती है 5 मार्क्स से। तो बहुत ध्यान से देखो। सेकंड, इन्हें क्या नाम दे दिया, अब देख इनमें क्या लिखा है, मेंबर या ओनर कहा जाता है। तीसरा, डिबेंचर होल्डर गेट फिक्स्ड इंटरेस्ट विच कैरीज अ प्रायोरिटी ओवर डिविडेंड। मतलब डिविडेंड से पहले हम लोग क्या पे करते हैं, इंटरेस्ट पे करते हैं, इंटरेस्ट पीएनएल में आता है, और डिविडेंड आता है पीएनएल अप्रोप्रिएशन में। शेयर होल्डर को क्या मिलता है, विद वेरिंग रेट। वेरिंग रेट मतलब इक्विटी वालों का अलग होता है, प्रेफरेंस वालों का अलग होता है। चौथा पॉइंट, डिबेंचर जनरली हैव अ चार्ज। जनरली मतलब अगर वो सिक्योर्ड है ना, तो उनके ऊपर क्या क्रिएट होता है, असेट पे चार्ज। शेयर होल्डर डू नॉट कैरी एनी सच चार्ज। चार्ज का मतलब असेट्स पे राइट। डिबेंचर कैन बी इशूड एट अ डिस्काउंट। शेयर होल्डर कैन नॉट बी इशूड एट अ डिस्काउंट। आपको पता है डिबेंचर डिस्काउंट पे भी इशू हो सकते हैं। हमने वो तो पॉइंट पढ़ा था शेयर कैपिटल में, वो था प्रोहिबिशन टू इशू शेयर्स एट अ डिस्काउंट। इसका इंटरप्रिटेशन क्या बना, शेयर नहीं हो सकते,
डिबेंचर हो सकते हैं, हाँ सर। एक पॉइंट याद आ रहा है वापस से, आपसे एक सवाल कर लेता हूँ। प्राइवेट कंपनी में मैक्सिमम मेंबर कितने होते हैं? इट्स अ वेरी सिली क्वेश्चन। हाँ, नहीं, हाँ, और मैक्सिमम कितने होते हैं? देखो नीचे ब्लिंक होना चालू हो गया है। सबका दिमाग हिलना चालू हो गया, ये देखिए। याद आया? अच्छा, अब मेन सवाल, डिबेंचर कितने जनों को इशू हो सकते हैं प्राइवेट कंपनी में? कोई सेंस बनाओ, इसे इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ कहते हैं। प्राइवेट कंपनी रेस्ट्रिक्ट मेंबर्स टू 200, बट देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन ऑन द नंबर ऑफ डिबेंचर होल्डर। वो आप 200 को इशू करो, आप 500 को इशू करो, आप 1000 को इशू करो, बट आप पब्लिक में नहीं जा सकते। याद आ रही है ये बात? प्राइवेट कंपनी का पढ़ाया था सेटिंग अप के एक चैप्टर में, वहां मैंने एक इंटरप्रिटेशन निकलवा के बताया था। क्या प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है कि मेंबर्स कितने होंगे, 200 से ज्यादा नहीं होंगे। तो उसका उल्टा इंटरप्रिटेशन क्या होगा? डिबेंचर होल्डर कितने हो सकते हैं? करो आप 500 करो, 1000 करो, बट दो चीजों को साथ में लेके चलो। क्या? डिबेंचर होल्डर 200 से ज्यादा हो सकते हैं, चलो हो गए। बट एक रेस्ट्रिक्शन था कि प्राइवेट कंपनी कहां नहीं जा सकती? भैया अंदर के अंदर इशू कर लो ना, 200 मेंबर्स को इशू कर लो, उनके रिश्तेदारों को इशू कर लो, अपनी मैनेजमेंट के लोगों को दे दो, एम्प्लॉइज को दे दो, 500 क्या 1000 लोगों को दे दो, हमें दिक्कत नहीं है। बट तुम प्राइवेट कंपनी हो बेटा, पब्लिक में मत चले जाना। याद करो लाइन क्या बनी थी, आपका धर्म चेंज हो जाएगा, दिगंबर शतांबर जैनी बन जाएगा आप, तो ये मान लो। सेम कहानी, पब्लिक कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है। प्राइवेट कंपनी में अगर कोई भी प्रोविजन आपने प्राइवेट कंपनी का पूरा नहीं करा ना, विद इमीडिएट इफेक्ट आपका स्टेटस बदल दूंगा, प्राइवेट से किस में कन्वर्ट कर दूंगा? पब्लिक में। अब ऐसे क्वेश्चन एग्जामिनर पूछता है वहां, फिर बच्चा पता क्या देखता है, जब हमने पूरा लॉ पढ़ा, लॉ में कहां लिखा है? दिस इज ऑल वी कॉल्ड इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ। इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ, किस तरीके से मीनिंग निकालनी है। आगे देखो, द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज फिक्स। अब यहां पे वही सारी पॉइंट लिखे, वेयर एज इक्विटी शेयर डिविडेंड वेरीज फ्रॉम ईयर टू ईयर डिपेंडिंग अपॉन द प्रॉफिट। समझ में आ रही है ये बात? समझ में आ रही है ये बात? इनका फिक्स होता है। डिबेंचर होल्डर डू नॉट हैव वोटिंग राइट, शेयर होल्डर एंजॉयज वोटिंग राइट। अब ये मेनली कौन से शेयर होल्डर होते हैं? अब आपको एक चीज बताऊं विदाउट डीवीआर, ये थोड़ा सा जल्दबाजी और एक्साइटमेंट हो गया। डीवीआर वालों को वोटिंग मिलती है बट कम मिलती है, मिलती है बट कम मिलती है। आप ये बोलो, इक्विटी वालों को तो वोटिंग मिलता ही मिलता है, क्या प्रेफरेंस वालों को वोटिंग मिलती है क्या? याद करो, क्या प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैव वोटिंग राइट और नॉट? जनरली दे आर नॉट हैविंग वोटिंग राइट, बट अगर पिछले 2 सालों से उनका डिविडेंड अरियर में है, देन दे ऑल्सो हैव वोटिंग राइट्स। ये भी पॉइंट था एक। जनरली स्पीकिंग अगर कहा जाए, देन प्रेफरेंस शेयर होल्डर डू नॉट हैव वोटिंग राइट्स, बट उन्हें कब मिल सकता है? जब पिछले 2 सालों से उनका प्रेफरेंस डिविडेंड अरियर में है। अरियर मतलब दिया ही नहीं, पेंडिंग पड़ा हुआ है। इन सच अ केस इवन प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स कैन हैव वोटिंग राइट। ये मौके पे याद आने वाली चीजें हैं सारी। अब वही इंटरेस्ट की और जबरदस्ती वही इंटरेस्ट के 2 पॉइंट और बना दिए। टेक्निकली ये 7 पॉइंट हैं आपके। समझ में आया डिफरेंस क्या है? आसान था, सारी बातें अपन जानते थे, बट लिखते वक्त कुछ भी याद नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि आसान मान लिया आपने उसको। चलो, ट्रस्टी कौन होते हैं? डिबेंचर ट्रस्टी कौन होते हैं? सलमान खान को प्रोटेक्ट कौन करता है? जवाब आया, मैंने पूछा सलमान खान को प्रोटेक्ट कौन करता है, कह रहे लॉयर, वकील। उसकी कोर्ट केसेस की नहीं बात करते। जहां जहां सलमान खान जाता है उसके पीछे एक शेर नाम का इंसान है, शेरा नाम का इंसान आता है, उसे क्या कहते हैं? बॉडीगार्ड। बॉडीगार्ड। ये बॉडीगार्ड ही तो है। डिबेंचर ट्रस्टीज और बॉडीगार्ड ऑफ डिबेंचर होल्डर है। इन्हें कोई तकलीफ हुई, कंपनी पैसा नहीं दे रही, ब्याज नहीं दे रही टाइमली, पहले क्या दिक्कत आती थी? ये डिबेंचर होल्डर आते थे कंपनी के अंदर, इनकी सुनवाई नहीं होती थी। अब हमने एक शानदार पर्सन बैठा दिया है डिबेंचर ट्रस्टी नाम से। आपको दिक्कत आ रही है, डोंट गो टू द कंपनी, इनके पास जाओ। ये आपकी गुहार लेके कहा जाएंगे कंपनी के अंदर, हाँ तो काम हो जाता है, क्योंकि लॉ के हिसाब से अपॉइंट हो रही है। सर क्या हर केस में अपॉइंट होंगे? नहीं।
क्या हर कंपनी में अपॉइंट होंगे? नहीं। ये कौन होते हैं, कैसे अपॉइंट होते हैं, इनका टेन्योर क्या होता है, या हटाए कैसे जाते हैं, इनसे ही रिलेटेड ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहां बहुत ध्यान से कर लो, क्योंकि जब इसका पार्ट बी पढ़ाऊंगा ना आपको, डिपॉजिट, तो वहां पे भी एक टॉपिक आएगा डिपॉजिट ट्रस्टी, वहां नहीं पढ़ाऊंगा फिर ये, यही सेम वहां पे लिखा हुआ है आगे। तो आराम से वर्ड टू वर्ड पूरा पढ़ा रहा हूं आपको कंप्लीट, ध्यान से देख लो। चले, क्रिएशन ऑफ सिक्योरिटी एंड रोल ऑफ डिबेंचर ट्रस्टी। Creation of security means mortgaging the property in favor of debenture trustee for the benefit of the debenture holder। लाइन ध्यान से पढ़ो, बहुत ध्यान से पढ़ो, क्या लिखी है लाइन। अगर हम सिक्योर डिबेंचर इशू करते हैं, देखो मैं आपको समझाता हूं क्या है। अर्लियर क्या होता था और अब क्या होता है। पहले मान लो कंपनी कौन से डिबेंचर इशू कर रही थी, सिक्योर्ड डिबेंचर इशू करती है। तो पहले क्या होता था, कंपनी असेट्स को किसके फेवर में रखती थी, पहले पहले सीधे सीधे डिबेंचर होल्डर के फेवर में। अब डिबेंचर होल्डर एक नहीं होता था, हजारों होते थे, तो बड़ी दिक्कत आती थी उस असेट्स को मैनेज करने में। मान लो दो जनों को पैसा नहीं मिला, अब वो दो जने क्या करें, असेट कैसे बेचे, उन अकेले के फेवर में तो था नहीं है। अब क्या हो गया, कंपनी क्या करती है, असेट्स मॉर्गेज कर रही है, किसके फेवर में, इन फेवर ऑफ डिबेंचर ट्रस्टी। यार 1000 लोगों के फेवर में एक असेट को चार्ज करना ज्यादा सिंपल है या एक जने के फेवर में। अब वो एक जना अपनी सूझबूझ लगाएगा, कैसे इस मामले को सेटल करना है वो देखेगा और निपटाएगा अकेला जाके। तो बड़ी दिक्कत क्या पहले थी, हजारों के फेवर में, अब क्या हो गया, किसी एक के फेवर में। आपने देखा नेता नेता टाइप लोग होते हैं थोड़े, यूनियन लीडर होते हैं, नाम सुना हो कभी, यूनियन लीडर। मूवीज में देखा हो आपने, एम्प्लॉय यूनियन होती है, एक बंदा एम्प्लॉयज का जो पॉइंट है वो लेके मैनेजमेंट के साथ बात करने जाता है। वो एक साथ सब क्यों नहीं जाते बात करने, एक साथ सब क्यों नहीं चले जाते, अच्छा ना वर्ड पड़ेगा, इतने सारे जने आए बात करने, बात ही नहीं हो पाएगी, बात ही नहीं हो पाएगी, न्यूसेंस हो जाएगी। हमने कहा हमने अपना प्रतिनिधित्व, कुछ यही कहा जाता है, एक रिप्रेजेंटेटिव बना दिया, मान लो मुझे, मैं आपका पॉइंट ऑफ व्यू लेके जाऊंगा सामने वालों के पास, यही है कहानी। ये चीज समझ में आ गई क्यों ट्रस्टी का कंसेप्ट आया था, बेटा सबके क्लियर है ट्रस्टी का कंसेप्ट आया क्यों था। हाँ सर। Yes, sir. चलो बहुत बहुत ही बढ़िया बात है फिर तो। Yes, sir. हाँ, अब ध्यान से इस टॉपिक को देखें, वापस से पहली लाइन पढ़ो। क्रिएशन ऑफ सिक्योरिटी मींस मॉर्गेजिंग द प्रॉपर्टी इन फेवर ऑफ डिबेंचर ट्रस्टी, जबकि पहले किसके फेवर में होता था, पहले होता था डिबेंचर होल्डर के फेवर में। फॉर द बेनिफिट ऑफ द डिबेंचर होल्डर, दिस इज एन इंसिडेंस ऑफ ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी एंड क्रिएशन ऑफ सिक्योरिटी हैज टू बी डन बाय द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी। मतलब ये चार्ज क्रिएट कौन करेगा, ये चार्ज क्रिएट कौन करेगा, चार्ज वाला टॉपिक पढ़ चुके हैं अपन। चार्ज कौन क्रिएट करता है, कंपनी, कंपनी चार्ज होल्डर नहीं करता है कभी भी। तो ये वो इंसिडेंस है जब कंपनी अपने असेट्स को किसके फेवर में मॉर्गेज करेगी, डिबेंचर ट्रस्टी के फेवर में। However, the debenture holders are the beneficiaries and they have no access to the mortgage property। क्यों, पहले तो एक्सेस थी, पहले तो एक्सेस थी, बट बड़ी दिक्कत आती थी, तो हमने क्या करा, ये असेट की जो एक्सेस है ना, जो राइट है, हजारों डिबेंचर होल्डर के फेवर में ना करके एक ट्रस्टी के फेवर में कर दिया, ताकि मैनेज करना आसान हो जाए, मैनेज करना आसान हो जाए। आगे देखिए ध्यान से, द डिबेंचर ट्रस्टी होल्ड द सिक्योर्ड प्रॉपर्टी ऑन बिहाफ ऑफ द इशू ऑफ सिक्योरिटी, ईश्वर, ईश्वर मतलब कंपनी, and for the benefit of the debenture holder in the event of default by the issuer, ईश्वर मतलब कंपनी। अगर डिफॉल्ट हुआ, ध्यान से पढ़ो, द डिबेंचर ट्रस्टी विल हैव द पावर एंड अथॉरिटी टू ब्रिंग द सिक्योर्ड प्रॉपर्टी टू सेल। नहीं समझ में आ रही बात, अगर मान लो कंपनी डिफॉल्ट कर दिया, आपका पैसा नहीं चुका रही, पहले डिबेंचर होल्डर जाते थे कोर्ट, कोर्ट कचहरी में जाके कागज लगाते थे, ये चक्कर लगाना वो लगाना। अब सिंपल फंडा है, असेट भी मैं मैनेज करूंगा ट्रस्टी, अगर कंपनी डिफॉल्ट कर रही है तो कंपनी के अगेंस्ट क्या एक्शन लेना है, कैसे प्रॉपर्टी को सेल करवाना है, वो काम भी मैं ही करूंगा। फंडा समझ में आ गया ट्रस्टी का, बेटा फंडा समझ में आ गया ट्रस्टी का। Yes, sir. चलो बहुत बहुत ही बढ़िया बात है। अब ये टीपी एक्ट अगर याद आ रहा हो आपको किसी को,
टोपा, शॉर्ट में यही कहा था। ये चार्ज का कंसेप्ट निकला कहां से था? ये टोपा से निकला है। टोपा मतलब ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। जब आप कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी किसी के फेवर में करते हो ना, तो उसे मॉर्गेज कहा जाता है। और ये कंसेप्ट कहां से निकला है? ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। अब टीपी एक्ट कहां आता है? ईबीसीएल में। सेकंड मॉड्यूल में जो ईबीसीएल आती है, ये वहां पे है टॉपिक आपके। आई होप फंडा तो समझ में आ गया सबके। चलो अब जल्दी से देख लेते हैं, जल्दी से देख लेते हैं क्या कहानी बनती है आगे। अच्छा, एग्जामिनर ने ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये वाला। और प्लीज अगर कभी कहीं मैं स्टार लगवाऊं ना ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, उसको बखूबी अच्छे से करना। आज तक का रिकॉर्ड है, स्टार मार्क में से अच्छा खासा पेपर आता है। आप ये मानो यार, अगर पूरे इतने बड़े कंपनी लॉ में मैंने 50-70 स्टार मार्क भी लगवाए हैं, अराउंड 1000 पेज का मॉड्यूल है आपका, उसमें से अगर मैंने 50-70 टॉपिक पे स्टार लगवाया है, आपको सुनने में लग रहा है 50-70, मॉड्यूल में 25-27 चैप्टर है, तो ऑन एन एवरेज कहूं तो एक चैप्टर में 2 या 3 टॉपिक हो गए। तो उन 2 या 3 टॉपिक की तैयारी बेटा कैसे करनी चाहिए? वर्ड टू वर्ड पहले तो याद भी होना चाहिए, मैं केवल रट्टा नहीं बोल रहा हूं, वर्ड टू वर्ड वो याद भी होना चाहिए और समझा हुआ भी होना चाहिए। अगर एग्जामिनर उनमें से मैं कहूं डायरेक्ट पूछे या इनडायरेक्ट पूछे, और फिर भी अगर आप अपने नंबर लौटा के आ रहे हो ना, तो भैया सब आपके हाथ में, फेल या पास। ये मान लो यार, अगर मेरे स्टार मार्क में से 30-40 नंबर का पेपर भी निकल गया और फिर तुम बाहर आके कह रहे हो हम फेल हो रहे हो, तो मुझे मिल मत जाना तुम कहीं, क्योंकि हर सेशन में होता है स्टार मार्क में से अच्छा खासा पेपर आता है। क्लियर है कहानी? चल अब सर ये क्यों पढ़ाते हो हम लोगों को? ये हमने 12th के अकाउंट्स में पढ़ा हुआ है सारा। पढ़ाऊं? अगर तुम हाँ भी कह दोगे ना तुमने पढ़ी है, तो भी मुझे पढ़ाना पड़ेगा। इवन पता है हम लोग क्या करेंगे? अकाउंट्स वाला जब सेकंड मॉड्यूल स्टार्ट होगा लोग स्टार्ट करते हैं किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक से। मैंने सारे फंडे बदल दिए भैया। मैंने अकाउंट स्टार्ट करवाऊंगा कहां से? बेसिक ऑफ अकाउंटिंग से। बेसिक ऑफ अकाउंटिंग मतलब ट्रायल बैलेंस क्या होता है, बैलेंस शीट पी एंड एल क्या होता है। आपको लगता है आपको बैलेंस शीट पी एंड एल ट्रायल बैलेंस आता है? हाँ सर हमें लगता है, अंदरूनी फील है, आप बता के दिखा देना। दिक्कत क्या है? वो ऑब्जेक्टिव पेपर है, कोई भी फैकल्टी चैप्टर फर्स्ट अकाउंट्स के मॉड्यूल का नहीं पढ़ाता। क्यों? अरे ये तो 11th में पढ़ा था ना, बेसिक गोल्डन रूल ऑफ अकाउंट्स, कन्वेंशन ऑफ अकाउंटिंग, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोस, ये तो आता है ना आपको, आता है ना आपको। बस बच्चों से एक बार हाँ कहलवा दो, आता है। फैकल्टी ने चैप्टर छोड़वा दिया, उसके 4 दिन बच गए, उसमें से 6 नंबर का पेपर आ गया, और उसमें से कितने आ गए? 0। जब तक अपन ऑब्जेक्टिव पेपर में 60+ टारगेट नहीं करेंगे ना, जब तक एग्रीगेट कभी नहीं निकलेगा। और पता क्यों 60+ नहीं आ रहे? हम कटौतियों के साथ पढ़ते हैं अपना काम। मैं तो आज भी आपको कह रहा हूं, जब आपका जीएसटी का पार्ट कंप्लीट हो जाए, मैं पीछे रहूंगा, क्योंकि जिस दिन आपका जीएसटी का पार्ट कंप्लीट हुआ ना, 7 दिन दूंगा कि पूरा मॉड्यूल पढ़ो ऐसी आपकी किताब में से। दिक्कत आ रही है पूछो उन सर से। मान लो कोई पॉइंट में आपको दिक्कत आ रही है, कभी कभार कोई एक आधा पॉइंट रह जाता है नोट्स में, आप पूरा पढ़ो ना, हाइलाइटर हाथ में लेके, और जो जो दिक्कत आ रही है फैकल्टी को कहूंगा मैं तो स्क्रैच कर दो पूछ पूछ के। अगर टेक्स्ट में जीएसटी का 50 मार्क्स का कंटेंट मॉड्यूल का फ्रॉम द फर्स्ट वर्ड टिल द लास्ट वर्ड आपने पढ़ लिया ना, आप ये मान लो टेक्स्ट में 40 तो वहां आ गए। डीटी तो एग्जामिशन देने के लिए आ रही है। एक फ्री एडवाइस दे रहा हूं, मानता हूं बेटा क्लास मेरी कंपनी लॉ की चल रही है, बात ये चल रही है क्योंकि चल सकती है, कोई फर्क दिक्कत की बात नहीं है। प्रॉब्लम क्या आती है? वो ऑब्जेक्टिव पेपर में बच्चा सारे लप्पे लगा के आता है, छोड़ने की आदत नहीं है उसकी, कि मैं क्वेश्चन छोड़ दूं 3-4 नहीं आ रहे तो। और वह ऐसा क्यों होता है? उसको लगता है क्या पता यार ये सही निकल जाए, क्यों चांस लेना, ऑब्जेक्टिव ही तो है। ओएमआर सब्जेक्ट में जब तक एक अंदर से हैबिट नहीं है ना कि 5-7 सवाल हम छोड़ भी सकते हैं मौके पे, जब तक आपके 60+ नहीं आएंगे। 60+ लाना है, मेरा फंडा फॉलो कर लो, जीएसटी फ्रॉम फर्स्ट वर्ड टिल द लास्ट वर्ड मॉड्यूल को घोट घोट के पीना है एग्जाम से पहले 3 से 4 बार। कुछ रिस्क लेना है कैलकुलेटेड, वो मैं डीटी में लूंगा ना। मैंने कम्युनिटी लॉ में बताया था आपको, पार्ट सी 10 मार्क्स एंड मॉड्यूल में 140 पेजेस है, 140 पेजेस। पार्ट बी की बात कर लो, 150-200 पेजेस में 40 नंबर है। अब बताओ क्या करना चाहिए? पहले सी के 140 करने चाहिए या पहले बी के करने चाहिए? जब बी के 140-50 करने से 40 नंबर सिक्योर हो रहे हैं, तो मैं कैलकुलेटेड रिस्क अपन कहां ले सकते हैं? सी में। मैं थोड़ी कह रहा हूं 10 में आ रहा है, आईसीएसआई कह रहा है 10 में आएगा, और फिक्स है 10 में ही आता है। ऐसा नहीं मैं वीक छोड़ेंगे अपन उसको, बट उसको अपन अपने तरीके से करेंगे। इस तरीके से स्ट्रेटेजाइज करने पड़ेंगे सिलेबस।
सेटिंग अप की बात करें तो सेटिंग अप पे पेपर कहां से स्टार्ट करना है? पार्ट सी। मॉड्यूल में कुल मिला के कितने पेज? 35-40 पेज। कंटेंट और वेटेज कितना है? 25 मार्क्स। मैं तो कहूंगा बेवकूफ है बेटा अगर अपन वहां एक भी नंबर लौटा के आ रहे हैं तो। जब आप जानते हो कि इन 35 पेजों में से 25 नंबर का पेपर निकलना ही निकलना है, कैसे छोड़ सकते हो तुम कोई भी टॉपिक? क्या मैं पागल थोड़ी हूँ जो एक एक वर्ड पढ़ा रहा हूँ मॉड्यूल का? इस तरीके से एग्रीगेट निकलेगा आपका। चलो जल्दी से देख लेते हैं, पढ़ो पूरा वापस से, क्या कहानी है ये। आती है हम लोगों को, हाँ, लेकिन पढ़ना पड़ेगा। 1 मिनट बस। चलो, सेक्शन 71 सबसेक्शन 1 स्टेट्स। सेक्शन याद करने हैं क्या सारे? कर लो सारे। No, sir. इतने से ही तो है 400 450 सेक्शन कंपनी लॉ में। नहीं करने, नहीं करने, नहीं करने। सेक्शन 71 सबसेक्शन 1 स्टेट्स company may issue debenture with an option to convert such debenture into share either wholly or partly at the time of redemption। पढ़ी थी ये बात? डिबेंचर या तो होली या पार्टली कन्वर्ट हो सकते हैं इक्विटी के अंदर। अच्छा, डिबेंचर इक्विटी में कन्वर्ट होते हैं, प्रेफरेंस में कन्वर्ट होते हैं? इक्विटी में ही होते हैं, प्रेफरेंस में कभी भी नहीं होते। डिविडेंड नहीं, हम क्यों इक्विटी में कन्वर्ट करते हैं? ताकि उनको वोटिंग राइट्स मिल जाए, वो ओनर में काउंट हो जाए। प्रेफरेंस में ये सब नहीं होता। The issue of debenture with an option to convert such debenture into share wholly or partly shall be approved by SR at GM। अब सर याद कैसे करनी है इन चीजों को? याद कैसे करनी है इन चीजों को? सामने देखो, कंपनी क्या इशू करना चाह रही है? कन्वर्टेबल डेट। अब वो भी कैसे? इधर होली और पार्टली। तो बेटा इसकी कंडीशन क्या है? SR at GM। इस तरीके से जल्दी से कॉपी कर लो, हाथ से लिख लोगे ना तो भूलोगे नहीं, पढ़ने से तो आपको लग रहा है आपको आता है। जल्दी से इसे कॉपी करो। पूरी 4 लाइनें केवल इतने से एक डायग्राम में आ गई। चले, कंडीशन जल्दी से देखें आगे। 71 सबसेक्शन 2 क्या कहता है? नो कंपनी शैल इशू डिबेंचर कैरिंग वोटिंग राइट। डिबेंचर कभी भी वोटिंग राइट के साथ इशू नहीं होता। एकदम सिंपल बात है, एग्जामिनर 8 मार्क्स में पूछा हुआ है ये टॉपिक। क्यों पूछा हुआ है उसको पता है, सिंपल है, बच्चा नहीं लिखेगा। सेकंड कंडीशन क्या बनी कि डिबेंचर कभी भी वोटिंग राइट के साथ इशू नहीं होते। 71(3) ये क्या कहता है? सिक्योर डिबेंचर में बी इशूड व्हेन फॉलोइंग कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। मतलब अगर कंपनी सिक्योर डिबेंचर इशू करना चाह रही है, करो इशू, बट ये कंडीशंस पहले पूरी करो। ध्यान से पढ़ो बेटा, कंडीशंस क्या है? An issue of secured debenture may be made provided the date of its redemption shall not exceed 10 years। याद आ रही है बात? ऐसा आप बेटा चाहे मानो ना मानो, अंदर से बहुत कम बच्चों को पता है कि डिबेंचर कितने टाइम के लिए इशू होता है मैक्सिमम। ज्यादातर लोग 20 साल कहते हैं, बट वो 20 नहीं, कितने होते हैं? 10 साल। अगर कंपनी सिक्योर डिबेंचर इशू करना चाह रही है तो मैक्सिमम टेन्योर कितना होगा? 10 years। बट a company engaged in setting up of infra projects may issue secured debenture exceeding 10 year but not exceeding। कहां पढ़ा था ये टॉपिक? ऐसे ही प्रेफरेंस शेयर में। प्रेफरेंस शेयर जनरली कितने टाइम के लिए इशू होते हैं? 20 साल। बट अगर इंफ्रा कंपनी है, इंफ्रा प्रोजेक्ट्स में कोई कंपनी इन्वॉल्व है, वो कितने साल के लिए इशू कर सकती है? 30 सालों के लिए। कंडीशन क्या थी?
21वें साल से हर साल 10% रिडीम करना पड़ेगा। अब आगे देखें, provided following classes of company may issue secured debenture for a period exceeding 10 but not exceeding 30 year। क्या मतलब हुआ? कौन सी कंपनीज है भैया, कौन सी कंपनीज है जो कौन से बिजनेस में? सेटिंग अप ऑफ इंफ्रा प्रोजेक्ट। बेटा जो हाईलाइट कर रहा हूं ना टर्म, केवल वही याद करनी है, केवल वही याद करनी है। अंदर के ये सेक्शन, सबसेक्शन, एक्ट के नाम नहीं याद करने। पहला पॉइंट क्या बना? वो कंपनी जो किसमें एंगेज है? सेटिंग अप ऑफ इंफ्रा प्रोजेक्ट। सेकंड, इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी। मत याद करो ये आगे का, नहीं याद करना, नहीं याद करना, नहीं याद करना। बताऊंगा अभी सबका मतलब। अभी इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, नाम याद कर लो हार्डली। कंपनी परमिटेड बाय मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, बाय आरबीआई और बाय एनएचबी, नेशनल हाउसिंग बोर्ड। नाम पढ़ा था कभी कहीं? प्राइवेट हाँ प्लेसमेंट, सर। प्राइवेट प्लेसमेंट में नाम पढ़ा था। हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, ब्रैकेट में लिखो, ब्रैकेट में लिखो बेटा, सिंपल, मत याद करो इतना। हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, इस पॉइंट का मतलब ये है। अब सर एक चीज बता दो वापस से, इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज कौन सी होती है? ये जो बनाते हैं बड़े बड़ी रेजिडेंशियल अपार्टमेंट बनाते हैं, यही तो होता है इंफ्रा, जो डेवलपमेंट से रिलेटेड है। जैसे रोड बनाते हैं, डैम बनाते हैं, ब्रिज बनाते हैं। समझ में आ रही है कहानी? मैंने आपको वो टॉपिक पढ़ाते वक्त आपसे नाम पूछे थे। लॉजिस्टिक कंपनी क्या होती है? जो ट्रांसपोर्टेशन वाली कंपनी है, क्या वो इंफ्रा कंपनी है? अच्छा, दूसरा एग्जांपल, स्लम एरिया डेवलप कर रहा हूं मैं मॉन्यूमेंट्स को प्रिजर्व कर रहा हूं, ताजमहल की साफ सफाई का कॉन्ट्रैक्ट मेरे हाथ में। आपको सुनने में लग रहा होगा साफ सफाई, करोड़ों का कॉन्ट्रैक्ट होता है। नाम बताऊं कंपनी का? A to Z इंफ्रा, कंपनी का नाम A to Z इंफ्रा, लिस्टेड कंपनी है जिसका काम है ये प्रिजर्व करना मॉन्यूमेंट्स को। ताजमहल की साफ सफाई का काम जो होता है ना, करोड़ों में दिया जाता है, उसको वैसा ही मेंटेन रखना जैसा वो था। तो इसके भी कॉन्ट्रैक्ट टेंडर निकलते हैं हमेशा। अच्छा, ये बीसलपुर से पानी आता है अपने, तो ये वाटर सप्लाई का जो काम मैनेज करते हैं, क्या ये इंफ्रा का पार्ट है या नहीं? क्या ये इंफ्रा का पार्ट है या नहीं? हाँ, ये भी इंफ्रा का पार्ट है। समझ में आ रही है कहानी? अच्छा, ऐसी कंपनीज को हम लोग क्या कर रहे हैं? फाइनेंस। तो भी हम कौन सी कंपनी है जो इंफ्रा बिजनेस में इन्वॉल्व है? नहीं समझ में आया? या तो आप खुद इंफ्रा का काम कर रहे हो, नहीं तो आप उसे फाइनेंस करने का काम कर रहे हो। तो आप कितने साल के लिए इशू कर सकते हो? 30 साल। बेटा मैं आपकी जगह होता ना, मैं एक लाइन लिख लेता, ये आप इंफ्रा का काम, एक मिनट रुक, कर रहे हो या उनको फाइनेंस करने का काम कर रहे हो। मत याद करना ना सारा। या तो मैं इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी हूं, मैं काम ही ये सारे करता हूं, नहीं तो मैं ऐसी कंपनी हूं जो ऐसा काम करने वालों को फाइनेंस करता हूं। तो मैं कितने साल के लिए इशू करता हूं, कर सकता हूं? जनरली कितने होते हैं? मैक्सिमम 10। इस केस में कितने हो सकते हैं? अप टू 30 ईयर। समझ में आ गई बात? समझ में आ गई कहानी? बेटा सबके क्लियर है ये? यहाँ यस लिख लो। सर। ये जो 3-4 पॉइंट थे ना, इनका क्रक्स बता दिया मैंने आपको। लो जल्दी से कॉपी कर लो। फिर से एक बात कहूंगा, सारा पढ़ना है ना, अगर कंप्लीट पढ़ना है तो थोड़ा पेशेंस भी रखना पड़ेगा और मुझे समय देना पड़ेगा। उस समय के घंटी मेरे साथ मत चलाना प्लीज, है ना सर? आज हो गया, 5-7 दिन ऊपर भी हो जाए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं। बट आप सिलेबस पूरा करके जाओगे ना, तो एक अंदरूनी सेटिस्फेक्शन रहता है कि मैंने करा हुआ पूरा है। अब कुछ भी आ जाए मैं सब जानती हूँ। तो कंप्लीट करना है काम अपन को। हो गया? और पता है ये लिखने से कभी कभी क्या होता है, आप भूल जाते हो ना कोई चीज, इससे याद आ जाती है। यार ये मैं पिछले 1.5 साल से ही काम कर रहा हूँ और बच्चे अप्रिशिएट करते हैं इस चीज को, इससे क्या चीजें याद हो जाती है।
एग्जाम में ज्यादातर कंपनी लॉ में केस स्टडीज आती है, केस स्टडीज तो इससे टैकल हो जानी है आपकी। तो ये सेंटेंसेस बड़े काम के होते हैं जो अपन बीच में लिख रहे हैं यहाँ। देखते हैं, चलो आगे। Such an issue of debenture shall be secured by the creation of charge on the property or assets of the company, its subsidiary, holding or associate company। क्या मतलब हुआ? अगर हम सिक्योर्ड डिबेंचर इशू कर रहे हैं तो असेट्स पे हमें क्या क्रिएट करना है? चार्ज। और प्लीज एक चीज दिमाग में रखो, असेट्स की वैल्यू हमेशा इतनी होनी चाहिए कि डिबेंचर और इंटरेस्ट दोनों का रीपेमेंट हो जाए। नहीं समझे? इसका एग्जांपल, बेटा मैंने डिबेंचर इशू करे 10 लाख के एट द रेट 9%। मान लेते हैं, रफ एग्जांपल है, रिडेम्पशन के टाइम, एट द टाइम ऑफ रिडेम्पशन मुझे 12.5 लाख रुपए चाहिए रहेंगे। तो मैंने क्या करा था, असेट्स क्या करे, चार्ज पे रखे। उसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए? उसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए? थोड़ा सा लॉजिकल चलो, जब मैं स्टार्ट में असेट्स को गिरवी रख रहा हूं तो गिरवी रखते वक्त असेट की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? सुनो मेरी बात, 12.5 लाख, 12.5 लाख से कम या 12.5 लाख से ज्यादा? सब मिला के है 12.5 लाख। बिजनेस नहीं है ना तुम्हारा माइंड, अभी बिजनेस माइंड नहीं है। असेट है यार, मार्केट प्राइस भी तो ऊपर नीचे होगी। फिक्स कैसे कर सकते हो 12.5 लाख? ये पता, जब तुम सीएस बनोगे ना, जब सीएस बनोगे, कभी कंपनी में ये सिचुएशन आ गई, ये जवाब अगर तुम वहां दोगे, इंप्रेशन झड़ेगा तुम लोगों का। ये जो 12.5 लाख वाला जवाब है, ये हर बच्चा देगा, अपन थोड़ा अलग दे देंगे। मैंने कहा यार 12.5 लाख का क्यों क्रिएट करोगे, 12.5 से ज्यादा का कर, कम से कम 13-14 लाख का तो कर। अगर प्राइस नीचे हो गई तो बाद में दिक्कत आएगी। नहीं समझ में आई कहानी? आपसे अगर एडवाइस मांगी जाए, सोचो ये क्वेश्चन एडवाइस में आ गया, एडवाइस क्या दोगे कंपनी को? 12.5 लाख के होने चाहिए या 12.5 लाख से ज्यादा के होने चाहिए? क्यों? मार्केट वैल्यू ऑफ द असेट कीप्स ऑन चेंजिंग। अच्छा, आज जो गाड़ी अपन मान लो 10 लाख की खरीदते हैं, क्या 5 साल बाद भी 10 लाख की आएगी या कम की आएगी? क्यों? नए कम मॉडल की आ आएगी। चुके होंगे। आज आईफोन 13 मैक्स प्रो जो आया है नया वाला, वो शायद 1.5 लाख रुपए का आता है। और जो पुराने आईफोन थे 10, 11, 12, वो कितने के? वो उतने के ही हैं, कम के हो गए। पता है आईफोन की दिक्कत क्या होती है? लोग ले तो लेते हैं ईएमआई पे, जब तक उसकी ईएमआई चुका रहे होते हैं ना, उसी दौरान 4-5 नए मॉडल आ जाते हैं। अब मतलब मान लो आप पुराने फोन की ईएमआई चुका रहे हो हाँ और सर। उसके 4-5 नए मॉडल मार्केट में लॉन्च हो गए। तो कुछ वही कहानी है यार, ये एसेट की वैल्यू हमेशा ज्यादा रखनी। ये जो एक्स फैक्टर वाली बातें है ना, इससे पेपर सॉल्व होगा। ये एडवाइस है। हमेशा याद रखो एक चीज, कसम खा लो बेटा, एडवाइस वाली सिचुएशन कभी भी आपको किताबों में लिखी हुई नहीं मिलेगी। वो एज ए एक्सपर्ट, एज अ प्रोफेशनल आपको अपना माइंड लगाना पड़ेगा कि इस सिचुएशन में अगर हम आ जाते हैं तो हमें क्या करना है। मैं तो बोलता एज अ कंपनी सेक्रेटरी तो नहीं हूं मैं, एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट में ये एडवाइस करूंगा कि असेट की वैल्यू प्लीज 12.5 लाख से ज्यादा रखो आप। समझ में आ रही है कहानी? अच्छा, जो असेट हमने गिरवी रखे उसकी वैल्यू स्टार्ट पे तो हमने कर ली, एक ही बार वैल्यू होगी या सालाना वैल्यूएशन होगा? मान लो मैंने एसेट गिरवी रखा 14.5 लाख रुपए का, अब गिरवी रख के भूल जाऊं या सालाना इसका वैल्यूएशन करवाऊं? क्यों? अगर इसका वैल्यूएशन कभी 12.5 लाख से कम हो रहा है तो क्या करें फिर? क्या करें फिर? अगर मान लो 14 लाख रुपए का असेट मैंने दिया था, 12.5 लाख का तो काम था, असेट दे रहा हूं 14 लाख का, पर जब अगले साल इसका वैल्यूएशन करा तो असेट की वैल्यू मान लो 11.5 लाख ही रह गई। क्या करेंगे अब अपन, बताएं? कंपनी के पास जाओ और क्या करना है फिर जाके? नहीं दे रहे वो पैसे, फिर? नहीं, अरे थोड़ा सा दिमाग लगाओ ना, सीधी सीधी बात है यार, कंपनी डिफॉल्टर नहीं है, पैसा नहीं चुकाने में गलती करती, असेट की वैल्यू कुछ कम हो रही है तो एडवाइस करो क्या करना चाहिए, एडवाइस करो क्या करना चाहिए। तेज बोलो, उनको बोलो एक और असेट गिरवी रखो यार, वैल्यू कम हो रही है असेट की। वो कहे नहीं रखवाएंगे तो पैसा दे फिर हमारा हाथों हाथ। एडवाइस क्या होगी, दिमाग तो लगाओ। अगर असेट की वैल्यू कम हो रही है, जाओ कंपनी के पास, उनको बोलो भैया एक एक्स्ट्रा असेट रखवाओ।
नहीं रखवाएंगे तो पैसा दे दो हमारा हाथों हाथ। यही तो एडवाइस है। अब ये मजाक मजाक में बोल रही थी और यही चीज थी यार, क्योंकि इसका एक्सप्रेशन बता रहा है, उसके दिमाग में जो क्लिक हुआ इससे बोल दिया। कभी कभी क्या होता है, जो दिमाग में क्लिक होता है ना, अपन हेजिटेशन में बोलते नहीं है, आंसर वही होता है। अच्छा, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया, आप अगर ये आंसर लिख के आ गए, ईमानदारी से बताओ, जब बाहर आओगे ना, आपको फील नहीं होगा आपका आंसर सही है। इसका नुकसान क्या है? अगर पेपर में कभी एकदम अनदेखे अनजाने से सवाल आ जाते हैं ना, अपन डील तो कराते हैं जो जैसे तैसे लिख के, एक अंदरूनी सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता कि अपन पास हो भी रहे हैं या पास नहीं हो रहे। उसकी वजह से अपन अगला पेपर खराब कर लेते हैं। और सबसे मजे की बात, जब मार्कशीट आई ना, तो उस पेपर में तो मार्क्स आ गए, उसके दुख उसके अफसोस की वजह से कौन सा पेपर खराब हो गया, नेक्स्ट वाला। ये मैंने 13 सालों में देखा है, जो पेपर बच्चों का खराब होता है ना, उसमें तो सारे मार्क्स आ जाते हैं, और उसकी वजह से आगे वाले खराब कर लेते हो और 6 महीने अपना टेन्योर आगे ले जाते हो। तो यहाँ पे भी एक सीख और एक एडवाइस, कभी पेपर टफ आ जाए, मौके पे डील नहीं हो रहा, बट अगर आप 100 मार्क्स का अटेम्प्ट करके ना हिम्मत से, आप ये मान लेना, कसम खा लो, गारंटी मेरी है आपके 40 तो आ जाएंगे। अब ये मत बोलना भाई कि हम 2-2 लाइनें लिख के आ गए, 100 नंबर में अटेम्प्ट करके 40 नहीं आए। मतलब सही तरीके से अटेम्प्ट करके आ जाओ आप, क्योंकि वो अनदेखा अनजाना पेपर केवल आपके लिए नहीं, पूरे समाज के लिए टफ होगा। ऐसी सिचुएशन में एग्जामिनर क्या देखता है, यार लवीना जी ने तो पूरा 100 मार्क्स का अटेम्प्ट करा है, कुछ ना कुछ दिमाग लगा लिख के तो आई है लड़की। 4 में से मान लो अगर मुझे 0 मिल रहा है ना, इसको 2 मिल जाएंगे, और 24 सवाल अगर पेपर में है तो 48 तो आ गए। ऐसा थोड़ी होगा पूरा ही पेपर नहीं आता, फिर 5-7 सवाल तो आते होंगे। ऐसे पेपर में 55-57 बड़ी इजीली आते हैं। आपको एक केस बताता हूँ, दिसंबर 2018 ऑल इंडिया 3rd रैंक आई थी अपने यहाँ, सेंटर पे था मैं, झूठ नहीं कहूंगा, बच्ची आज भी है अवेलेबल। जब हम सेंटर पे गए तो जस्ट कंपनी लॉ का पेपर होता है, बच्चा टेरर में रहता है थोड़ा, आप सेंटर पे फील करोगे जब आप जाओगे। एक फ्री एडवाइस, अभी से क्यों दे रहे हो एग्जाम, 4 महीने बाद है, उस टाइम सुनने की पोजीशन में होंगे कि नहीं, आज सुन लो ना। मान लो एग्जाम है, आज कंपनी लॉ का पेपर है, आप जब सेंटर पे एंटर होंगे ना, आपको खुद को पता चल जाएगा आज कंपनी लॉ का पेपर है। क्यों? सबकी हवाइयां उड़ी हुई रहती है, किताब लेके पागल के जैसे चक्कर लगाते रहेंगे, नोट्स को देखते रहेंगे, ये वो टेंशन के मारे बीपी अप एंड डाउन होता रहता है सबका। आप गए सेंटर में एकदम टशन और कॉन्फिडेंस से। पहले तो मुझे बताओ इसका फर्क क्या पड़ेगा? अगर मैं टेंशन में हूं और तुम बड़े हंसते खिलखिलाते हुए कॉन्फिडेंस से वहां पे एंटर हो रहे हो, कॉन्फिडेंस से अगर तुम एंटर हो रहे हो, तो जो डरे हुए उनका क्या होगा? वो तो और डर गए। अब वो इतने डरे हुए और तुम इतने ज्यादा खुश, तो भी तुम्हें टेंशन हो रही है। इफेक्ट बता रहा हूं आपको। जब वो बच्ची एग्जाम में पेपर लिख के आई, सारी केस स्टडीज नई थी, उसने कभी नहीं देखी थी, बट मैंने लॉ समझा रखा था सारा। अब वो बाहर आई लिटरली रोते हुए, सर फेल हो जाऊंगी, फेल हो जाऊंगी, फेल हो जाऊंगी, फेल हो जाऊंगी, क्या होगा पता नहीं। मैंने उसको बोला अब चुप हो जा, एक चीज मुझे बता, कितने का अटेम्प्ट करा है? कह रहे अराउंड 95। मैंने कहा क्या फील है? कह रहे सर कोई फील नहीं, कोई फील नहीं। मैंने कहा क्या करेगी? सर डर लग रहा है, अगला कैसे तैयारी करूं? मैंने एक काम कर, सबसे पहला पेपर ले और यहीं फाड़ और यहीं फेंक जा। कुछ फर्क होता है क्या इससे? हाँ बहुत होता है। जब हम घर जाते हैं ना खराब पेपर करके और हाथ में पेपर होता है, तो खाना गले नहीं उतरता अपने, अपन एक हाथ में पेपर, दूसरे हाथ में खाना और सामने किताब, आप आंसर टैली करते हो सारे, और पता चला मौके पे साले 3 सवाल और गलत आ गए। अगला पेपर पढ़ोगी क्या? तो सबसे पहला काम, अगर 95-100 का अटेम्प्ट कर रहे हो ना, पेपर को वहीं डिस्ट्रॉय कर दो, खत्म कर दो पेपर, ताकि घर जाके देखने की गुंजाइश ना रहे। दूसरी चीज, अंदर से बूस्टअप रहो, आपने 95-100 का अटेम्प्ट करा, आप पास हो जाओगे। मैंने उस बच्ची को क्या बोला, मैंने गारंटी मेरी है, तेरे 40 आ जाएंगे। उसने कहा आप कैसे कह सकते हो 40 आ जाएंगे? मैंने कहा इतने साल का एक्सपीरियंस है, मान जा मेरी बात, 40 आ जाएंगे। मैंने कहा मेरे भी यकीन है। कह रही हाँ। तो मैंने कहा ये पेपर अपने हाथ से यहाँ फाड़, हंसते हंसते घर जा, रोते रोते एंटर मत होना, कॉन्फिडेंस के साथ एंटर हो घर में, तो अगले की पढ़ाई कर पाएगी, अदरवाइज पढ़ाई भी नहीं होगी। वैसे ही वो एंटर हुई, अगला पेपर भी ठीक हुआ, और जब मार्कशीट आई, सबसे मेन, कंपनी लॉ में 58 आए थे, जिसमें हाल क्या था, ये है। और यहां फिर कौन सी रैंक निकल गई? ऑल इंडिया 3rd रैंक। और वो आज तक शॉक में थी कि ऑल इंडिया 3rd रैंक कैसे आ गई। जिसके भी रिसेंटली अपने ऑल इंडिया 23rd रैंक आई, आयुषी अग्रवाल करके एक स्टूडेंट है, प्रोफेशनल में आई। क्या सर मैंने नहीं एक्सपेक्ट करी थी, आज मेरे पास उसका पूरा वो है मेरे लिए लिखा हुआ, जो उसने लिख के दिया था। उसने केवल इतना सा बोला, आपने थ्रू आउट द सेशन, जो कभी कभार ऐसे सेशन लेके बूस्टअप करा था ना, ये जो एडवाइसेस आपने दी थी,
जब पेपर नहीं आ रहा था ना मौके पे, हमें केवल वो बात याद आ रही थी, आपकी होता ना बुलंद आवाज, एकदम कड़क आवाज सेंटर पे सुनाई देती थी, सेंटर पे, कि सर ने क्या बोला था वहां पे। अगर पेपर नहीं आए तो क्या करेगी, रोएगी, धोएगी, अटेम्प्ट करेगी। उसने अटेम्प्ट कर लिया पेपर एंड शी गॉट ऑल इंडिया 23rd रैंक। एक चीज सोचो आप, रैंक ये नहीं कि लवीना ला सकती है, आप नहीं ला सकते, विनय ला सकता है, आप नहीं, हर इंसान ला सकता है, बट नेवर प्लान फॉर रैंक। अपना काम कर लो हार्डली। सर आप अलग कह रहे हो, हम जब दूसरे इंस्टीट्यूट्स में जाते हैं ना, वो चुपचाप गुपचुप तरीके से क्लासेस के बाद बुलाते हैं, मुझे तेरे से रैंक की उम्मीद है, वो क्राइम पेट्रोल वाले सीन करते हैं वो लोग। दिशा मुझे तुमसे रैंक की उम्मीद है, मनोज्ञा तुमसे उम्मीद है, वो उम्मीद उम्मीद करके प्रेशराइज कर देते हैं और ज्यादा। मैं कह रहा हूँ आप भी ला सकते हो तो आप भी ला सकते हो। रैंक चेहरा देख के नहीं आएगी, शक्ल देख के नहीं आएगी, आप कौन हो ये देख के नहीं आएगी, सीसेट में कितने नंबर है ये देख के नहीं आएगी। रैंक ये सारी चीजें करने से आएगी। मैं क्यों रैंक की बात करता हूँ, आज के सिनेरियो में रैंक सिस्टम अब खत्म हो गया ऑलमोस्ट। क्यों खत्म हो गए, एक मॉड्यूल दूंगी, एक मॉड्यूल दूंगी, मैं तो एक 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 करके देखूंगा, तो रैंक तो वैसे ही खत्म तुम लोगों की। तुम्हारी नहीं खत्म हो रही रैंक, रैंक तुम्हारी नहीं खत्म हो रही, हमारी भी खत्म हो रही है, हमारी भी खत्म हो रही है। क्यों, जब बच्चा एक एक मॉड्यूल करके अगर एग्जाम देता है, रैंक तो वैसे ही खत्म हो गई उसकी, और उसकी खत्म होना मतलब हमारी खत्म। अब मैं कैसे बोलूंगा मेरे इस बार रैंक आई है। ज्यादातर बच्चों ने लास्ट टाइम भी एक एक मॉड्यूल दिया और इस बार भी एक ही दे रहे हैं। ये कोरोना के चलते तब प्रेशर लेना नहीं चाह रहे और मैं किसी को प्रेशर देना नहीं चाह रहा। तो भैया रैंक लाने वाले भी आप, खत्म करने वाले भी आप। केवल रैंक और पास माइंडसेट से होते। पढ़ा तो देखो मैं ठीक ठाक देता हूं, मुझे पता है, बट अगर सेंटर पे ये बातें आपको याद आ गई ना, इन्हीं सिचुएशन में फंसोगे आप। वहां पे एक क्लास याद आनी चाहिए 18 जनवरी वाली, ये तो पागल था बोलता रहता है, तो आप फेल हो जाओगे। मेरे एक्सपीरियंस को काम में लो, 13-14 साल का जो एक्सपीरियंस है, इतने अप्स एंड डाउन जो हमने देखे, सिलेबस बदलते हुए देखे, ट्रेंड बदलते हुए देखे, फेल होते हुए बच्चों को पास होते हुए देखा है। अरे ये तो पास हो जाएगा, उसे फेल होते हुए देखा है। इस चीज को काम में ले लो, और कुछ नहीं। क्लियर है, कोई है क्या? चलो थोड़ा सा मोटिवेशन डोज थी, जो हो सकते हैं वो हो गए होंगे और जो सो गए होंगे वो सो गए होंगे। चलो आगे देखते हैं। The company shall appoint a debenture trustee before the issue of prospectus or letter of offer for subscription of debenture, and not later than 60 days after the allotment of debenture execute a debenture trust deed। क्या मतलब हुआ? कब अपॉइंट करना? इशू करने से पहले, इशू करने से पहले। और जब इशू हो जाते हैं उसके 60 डेज में उसके साथ एक राइटिंग में डीड साइन करनी है। क्यों पहले अपॉइंट करना है यार? जब प्रोस्पेक्टस निकालोगे तो उसमें नाम डालना पड़ता है, राम कुमार शर्मा, श्याम कुमार शर्मा इज आवर डिबेंचर ट्रस्टी। भैया हमने इनको लगा रखा है आप लोगों की सेफ्टी के लिए, तो उनका नाम डाल दो और इशू होने के 60 डेज में उनके साथ एक डीड साइन कर लो। आगे, द सिक्योरिटी फॉर द डिबेंचर बाय वे ऑफ चार्ज मॉर्गेज शैल बी ट्रीटेड इन फेवर ऑफ ट्रस्टी। मतलब जो भी असेट है वो किसके फेवर में होगा? ट्रस्टी। बेटा ऊपर वाला ही कंसेप्ट पूरा रिपीट हो रहा है वापस, इस पे होमवर्क लिख लेना, यहाँ पे रीड कर लो, कोई दिक्कत नहीं आएगी, यहां से पढ़ो। However, in case of NBFC, non-banking financial company, the charge or mortgage may be created on any movable property. Please star mark लगा दो, स्टार मार्क। छोटी छोटी बातें, 4 नंबर सवाल। चार्ज हमें किस पे क्रिएट करना होता है? मूवेबल प्रॉपर्टी पे। बट अगर कंपनी कौन सी है, कंपनी कौन सी है, तो इवन वो किसके फेवर में क्रिएट कर सकते हैं? इवन फंसोगे कैसे वहां पे? XYZ लिमिटेड एंड NBFC। जैसे ही ये टर्म आ गई, उन्होंने बोला कि उन्होंने अपने जितने कंपनी ने जितने भी उनके मूवेबल प्रॉपर्टीज थी ना, उस पे क्या क्रिएट कर लिया? चार्ज। अब हम ज्ञानी, ज्ञान से भरे हुए लोग, चार्ज भी मुझसे ही पढ़ा था। चार्ज था इमूवेबल पर, क्योंकि इमूवेबल वो TP एक्ट से निकलती थी ये बात। आपको वो बात तो याद आ जाएगी, आपको ये नहीं याद आएगा कि आपने क्या पढ़ा था मौके पे। NBFC इवन किस पे कर सकती है? तो बेटा सवाल बड़े आराम से पढ़ना है, अगर NBFC लिखा हुआ आ जाए और मूवेबल आ जाए तो कंफ्यूज नहीं हो ना, ये चीज सही है। समझ में आ गई कहानी? समझ? अच्छा एक सवाल आता है,
हर बच्चा हो सकता है ना जानता हो, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी क्या होती है? जो बैंक नहीं है, बैंक नहीं है, काम बैंक के जैसा है, नाम से समझो, नॉन बैंकिंग। नॉन बैंकिंग मतलब इट इज नॉट अ बैंक बट वर्किंग लाइक अ बैंक। अब मुझे एग्जांपल बताओ किसी एनबीएफसी के। हाँ, किसी एनबीएफसी के एग्जांपल बताओ। आए दिन नाम पढ़े तुम लोगों ने, आए दिन नाम पढ़े। मोबाइल खरीदने गए हो कभी, स्टोर में गए हो, सामने किसी फाइनेंस कंपनी का नाम लिखा हो, देखो दीवार पे, सर क्या बात कर रहे हो, हम इतनी बड़ी हस्तियां, हम कैश में खरीदते हैं सारा, हमें फाइनेंस की रिक्वायरमेंट, मुझे पता है तुम बड़ी हस्तियां हो, नाम तो पढ़ा होगा कभी, उसके आगे नाम बता किसी कंपनी का। नहीं, Bajaj, बजाज फाइनेंस, Muthoot, मुथूट फाइनेंस, बट प्रैक्टिकली बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व नाम सुने हुए, होल्डिंग कंपनी है बजाज फाइनेंस की। ये बेस्ट एग्जांपल है एनबीएफसी के, दे आर नॉट बैंक बट वर्किंग लाइक अ बैंक। समझ में आ गई कहानी? तो ये लोग इवन किसके ऊपर क्रिएट कर सकते हैं, इवन ऑन मूवेबल प्रॉपर्टी। लिख लो। हाँ। अच्छा, आप लोगों ने रिसेंटली कोई शॉपिंग वॉपिंग करी अभी, कोई रिसेंटली हाँ करी? सर, करी? आप लोगों ने शॉपिंग करते करते हाइलाइटर भी खरीद लिया था क्या? येलो कलर का हाइलाइटर खरीदा था क्या? पतंग खरीदी थी अभी? चरखियां खरीदी थी? हाँ, हाइलाइटर खरीदा था। हाईलाइट तो हम किससे करते हैं, पेंसिल से। तो अभी क्या कहते हो, खेल थोड़ी सा यहाँ बैठ के। आप पता है, जब तक मेरे साथ क्लास पे नहीं करोगे ना ये काम, जब तक आपको याद नहीं होगा। पता है मैं क्यों पीछे रहता हूँ हाइलाइटर के? हाइलाइटर आप वहां नहीं करते, अपने दिमाग पे करते। फैक्ट बता रहा हूँ आपको, साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है पढ़ते वक्त, जब हाईलाइट होती है ना वो बातें, आपके दिमाग में हाईलाइटेड रहती है। क्या स्पीच पे वो पॉइंट पढ़ा था, लिटरली बता रहा हूँ आपको, सेंटर पे, एग्जामिनेशन सेंटर में पेज की इमेज याद आ जाएगी, पेंसिल से नहीं याद आएगी। पेंसिल तो क्या है, नोट्स पढ़े पढ़े जब आगे पीछे करते हो ना, वैसे ही साफ हो जाएंगे। तो मैं मान सकता हूँ कल एक हाइलाइटर के साथ ही मिलोगे आप लोग यहाँ। हाइलाइटर नहीं आया तो तुम भी मत आना, और चाहो तो मैं बॉक्स ले आता हूँ, मैं सेल कर लूंगा, 5 रुपए के प्रॉफिट पे है। कि मैंने एक बार एक सेशन में किया था, बच्चे नहीं माने, मैं 20-30 में लेके आ गया। मैंने कहा पूछ नहीं रहा, तुम्हें खरीदना पड़ेगा। पूछ नहीं रहा कि तुम खरीदोगे क्या, तुम्हें खरीदना पड़ेगा। तो मजाक अपार्ट, लेकिन इसको कर लो यार, पेंसिल से नहीं होता काम। मैं पता है इस नोट्स में हाईलाइट करके क्यों नहीं दे रहा मैं करके दे दूंगा ना, तो आपका काम और आसान हो जाएगा। थोड़ा सा तकलीफों के साथ काम करोगे ना तो सेंटर पे याद आता है, और ये जब तक नहीं करोगे नहीं होगा। अभी तो बड़े जोश जोश में बोल दिया एनबीएफसी मूवेबल, लिखवा लो, मेरे से याद नहीं आएगा, पेंसिल वालों को, हाइलाइटर वालों को याद आ जाएगा। चलो, further in case of issue of debenture by a government company which is fully secured by the guarantee given by central government, there is no requirement for creation of charge। क्या मतलब है? किसी ने नहीं, किसी ने नहीं बेटा, किसी ने नहीं, किसी ने नहीं। कंपनी कौन सी है? और गवर्नमेंट कंपनी की जिम्मेदारी वैसे भी कौन लेती है, उसका बाप लेती है। कौन? अब जब गवर्नमेंट बैठी है जिम्मेदारी लेने के लिए, तो फिर क्यों चार्ज क्रिएट कर रहे हो असेट पे? नहीं समझ में आई कहानी? बाकी कंपनीज में गवर्नमेंट नहीं है, ये तो कंपनी खुद ही गवर्नमेंट कंपनी है। अच्छा, घर में कभी ऐसा सुनो, यार सरकारी कंपनी है एलआईसी, इसमें पैसा लगाओ डूबेगा नहीं, क्यों? सरकारी कंपनी में ट्रस्ट रहता है, ब्याज कम देगी, रिटर्न कम देगी, बट पैसा सेफ रहता है। वही तो सेंस है यार, कंपनी कौन सी कंपनी है? सरकारी कंपनी है। सरकारी कंपनी की जिम्मेदारी सेंट्रल गवर्नमेंट खुद लेती है, और जब वो जिम्मेदारी लेके बैठी है, जिम्मेदारी भी लूं, असेट भी चार्ज करूं? नहीं, पिताजी बैठे हैं ना जिम्मेदारी लेने के लिए। समझ में आ गई कहानी? है दो अलग कंसेप्ट, एनबीएफसी मूवेबल, सेंट्रल गवर्नमेंट नो चार्ज, इस तरीके से याद कर लो। ये एनबीएफसी क्या क्रिएट कर रही है बेटा? चार्ज किस किस पे हो सकता है? इवन इमूवेबल और मूवेबल, दोनों पे हो सकता है, पहला। सेकंड, कंपनी कौन सी है? गवर्नमेंट कंपनी। अब गवर्नमेंट कंपनी के केस में जब गारंटी कौन दे रही है? गारंटी ऑफ
सीजी। और जब गारंटी गवर्नमेंट पिताजी ने ले ही रखी है, देन देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ चार्ज। हाथ से लिखने से याद होगा, हाथ से लिखने से याद होगा। डन? चल जल्दी से आगे देख लो। In case of loan taken by a subsidiary company from a bank or financial institution, the charge or mortgage may also be created on the properties of, क्या मतलब हुआ इसका? यार ये बात ऊपर पड़ी थी आप लोगों ने अभी। अगर कंपनी डिबेंचर इशू कर रही है तो चार्ज इवन आप किन किन के एसेट पे क्रिएट कर सकते हो? कंपनी अपने एसेट पे भी कर सकती है, होल्डिंग कंपनी के एसेट पे भी कर सकती है, सब्सिडियरी कंपनी के एसेट पे भी कर सकती है, इवन एसोसिएट कंपनी के एसेट्स पे भी कर सकती है। तो उसी बात को उन्होंने अलग से समझा दिया। भैया आप कोई लोन उठा रहे हो, आप कोई लोन उठा रहे हो, आपकी जिम्मेदारी पिताजी ने ले ली, क्या दिक्कत आ रही है? ले सकते हो ना। रिलायंस जियो कोई लोन ले रही है, रिलायंस जियो कोई लोन ले रही है। जियो ने जब बैंक ने कहा ना असेट गिरवी रखो, असेट गिरवी रखो, तो जियो ने किसके असेट गिरवी रखवा दिए? रिलायंस इंडस्ट्री के। पॉसिबल है? हाँ पॉसिबल है। ये उसी में से तो निकली है ये कंपनी, उसी में से तो निकली है ये कंपनी। 21 नहीं 20। हाँ हाँ। एसोसिएट कंपनी कौन सी कंपनी होती है जिसमें मिनिमम वोटिंग पावर हमारे पास 20% और मैक्सिमम कितनी होती है? 50%। क्योंकि 50 से ज्यादा होते ही हम क्या बन जाते हैं? होल्डिंग सब्सिडियरी। चलो की पॉइंट्स टू रिमेंबर, वही बातें नीचे फिर से लिखी हुई है सारी, ये बेटा आप पढ़ लेना बाद में, कोई दिक्कत नहीं आएगी, सेम बातें। ये समराइज्ड है जो ऊपर पड़ा है। सर मॉड्यूल में भी ऐसा, अरे मॉड्यूल ही तो है ये। अभी अचानक से मान लो मनोज्ञा जी कहे अरे सर ये तो मॉड्यूल में भी ऐसा है, तो मॉड्यूल ही तो है, 3 बार तो बता चुका, चौथी बार फिर बता रहा हूं। जो नोट्स में दे रहा हूं दीज आर कंप्लीटली बेस्ड ऑन आईसीएसआई। आप मॉड्यूल चेक कर लो अपना, मैंने प्योरली उसको बेस बना के अपना काम करा हुआ। वाई टू रेफर सम अदर किताब, अपने नोट्स बनाओ जब इतनी बढ़िया किताब हाथ में। पढ़ाने के लिए जिगरा चाहिए, वो मेरे पास है। पेशेंस आप में होने चाहिए, जो मुझे उम्मीद है आप लेके बैठोगे इतने। क्लियर है? वही उसका समराइज वर्जन नीचे दे रखा है। बेटा डीआरआर का नाम सुना है कभी? डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व। मैंने आपको इंट्रो में बताया था, पहले डीआरआर 50% चलता था, फिर घटा के 25% कर लिया। कितने ही केसेस में से डीआरआर की रिक्वायरमेंट हटा दी गई है? क्यों हटा दी गई है? रीजन बताओ। डीआरआर बनाने की रिक्वायरमेंट कितने ही केसेस में हटा क्यों दी गई? इसका रीजन दो क्या है? दे वांट टू मेक इशूइंग डिबेंचर आसान, और डिबेंचर को इशू करना थोड़ा सा आसान करना चाह रहे थे। एक ऑब्लिगेशन आती थी माथे पे, मुझे क्या बनाना है? डीआरआर। मुझे क्या बनाना है? डीआरआर। चलो नहीं बनाना डीआरआर, अब तो इशू कर लो डिबेंचर। एंड वैसे भी बेस्ट सोर्स ऑफ फाइनेंस क्या होता है? डिबेंचर होता है, इक्विटी कभी नहीं होता। तो एक ये टेबल है, ये टेबल है, जल्दी से इस टेबल को देखो। कंपनी कौन सी है? ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। जितने भी इंडिया में फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, इनको क्या है भाई? नो डीआरआर, नो डीआरआर इशूड फॉर बोथ पब्लिक और प्राइवेटली प्लेस। चाहे आप पब्लिक में इशू करो, चाहे आप प्राइवेटली इशू करो, आपको डीआरआर बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। इसका रीजन, इनके पिताजी बैठे हुए हैं कौन? आरबीआई। वो बता देंगे क्या करना है। हम कंपनी लॉ में कोई रिक्वायरमेंट स्पेसिफाई नहीं करते। सेकंड, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। ऑल इंडिया का मतलब हो गया जो नेशनल लेवल पे काम कर रहे हैं, जो सरकारी लेवल पे भी काम कर रहे हैं। और सिंपल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, यहां पे डीआरआर रिक्वायरमेंट शैल बी एप्लीकेबल एज एनबीएफसी रजिस्टर्ड विद आरबीआई। वैसे चलेगी जैसे आरबीआई बताएगा। फॉर एनबीएफसीज इसमें क्या लिखा है? बहुत ध्यान से देखो। एनबीएफसी में अगर लिस्टेड एनबीएफसी है, बेटा यहां सामने देखो एक बार, पहले जो यहां बैठे हैं सामने देखें,
एनबीएफसी है, लेकिन कौन सी है? लिस्टेड एनबीएफसी या हाउसिंग फाइनेंस है, नो डीआरआर। अनलिस्टेड एनबीएफसी एंड हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, बहुत ध्यान से स्टार मार्क लगाओ, नो डीआरआर इज रिक्वायर्ड इन केस ऑफ, इसका मतलब क्या है? अंदर के अंदर इशू करते हो, कोई डीआरआर की रिक्वायरमेंट नहीं, और पब्लिक में जा रहे हो तो रिक्वायर्ड है, फिर तो आप लिस्टेड बन जाओगे। आगे देखो, अच्छा फर्क क्या है ये देख लो एक बार। यहां हम बात किसकी कर देते, यहां हम बात किसकी कर देते, अब आप बात किसकी कर रहे हो? नॉर्मल लिस्टेड कंपनीज की बात कर रहे हो, तो इनके लिए कितना है? नो डीआरआर, चाहे पब्लिक हो या प्राइवेटली प्लेस हो। और लास्ट क्या है? एडिक्वेसी ऑफ डीआरआर शैल बी, पहले 50 थी, फिर 25 हुई, और अब कितनी हो गई है? 10। आप एक चीज फील करो, अर्लियर द लिमिट इज 50, सॉरी, अर्लियर द लिमिट इज 50, हमने इसको रिलैक्स कर दिया कितना, अब और रिलैक्स कर दिया कितना, और ज्यादातर केसेस में इसका रीजन इशूइंग डिबेंचर आसान करना है। एक याद कर लो पहले, 2 पॉइंट याद कर लो, सॉरी एक नहीं 2 पॉइंट याद कर लो। कौन से? एक तो ये वाला 3B, और एक ये 4B। इसके अलावा अगर कोई भी नाम आ जाए, नो डीआरआर बोल देना वहां पे। 2 में ही तो है, वहां प्राइवेटली प्लेस है तो डीआरआर की रिक्वायरमेंट नहीं है, और यहाँ अनलिस्टेड कंपनी अगर कोई है तो डीआरआर 10% बनाना है आपको। आउटस्टैंडिंग डिबेंचर का मतलब क्या है? जितने इशू करे हुए। कभी कभी बेटा सिंपल सिंपल वर्ड भी एग्जाम में दिक्कत दे देते हैं, सर नहीं समझ में आउटस्टैंडिंग डिबेंचर का मतलब क्या है? जो इशूड है एंड पेंडिंग फॉर रिडेम्पशन है। मान लो 10 लाख के डिबेंचर मैंने इशू करे थे, 2 लाख का पेमेंट हो चुका है, तो आउटस्टैंडिंग कितने रहे? 8 लाख रुपए। डीआरआर का फंडा समझ में आ गया? यहां तक कोई डाउट है? ये टेबल पड़ी थी क्या कभी अकाउंट्स में आप लोगों ने? ये लेटेस्ट है, ये लेटेस्ट है। ये जिनके पास बेटा अगर बहुत पुराने मॉड्यूल होंगे ना, तो उसमें 10 की जगह 25 मिलेगा लिखा हुआ, 10 की जगह 25 आएगा। इन केस इफ यू आर हैविंग एनी ओल्ड मॉड्यूल्स, 1-2 साल पुराने मॉड्यूल, तो बेटा वहां अगर 25 मिल रहा हो ना, तो उसको घटा के प्लीज आप ये 10 कर लेना, उसको कम करके 10 कर लेना। और जो भी हम डीआरआर बना रहे हैं इसका डिस्क्लोजर हमें कहां देना है? इन द डायरेक्टर्स रिपोर्ट। साल के एंड में बनती है सेक्शन 134 के तहत बोर्ड रिपोर्ट, उसमें इसका डिस्क्लोजर दे दो कि हमने डीआरआर बनाया है। यहां तक सब क्लियर है? कल डिबेंचर वाला टॉपिक कंप्लीट हो जाना है, ये देखो ये खत्म, और डिपॉजिट वाला स्टार्ट हो जाएगा। आगे कहां गया ये, और डिपॉजिट वाला स्टार्ट हो जाएगा। तो कल ये कंप्लीट, डिपॉजिट वाला स्टार्ट, 2 से 3 दिन अभी डिपॉजिट में लगने। बड़ा चैप्टर है, काम का चैप्टर है, कभी एग्जाम में 1 नहीं 2 क्वेश्चन भी आ जाते हैं, और सारा कर रहे हैं इसलिए टाइम लग रहा है। समराइज कर दो तो अगले 2 दिन में चैप्टर कंप्लीट है आपका ये। बट जो समय अपन यहां लगा रहे हैं इसका फायदा अपन डिपॉजिट में ले लेंगे। वहां डिपॉजिट ट्रस्टी, डिपॉजिट ट्रस्ट डीड, ये सारी बातें आनी है, अब वो आगे नहीं पढ़नी पड़ेगी अपन को। चलो यहां तक बेटा कोई डाउट हो तो पूछो। नो सर। काजल, अंकिता, भव्या, कनिष्का, प्रेक्षा, रौनक, यादवी, कोई भी डाउट हो तो पूछो। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोले। सर इशू डिबेंचर्स में पार्ट बी जो है वो समझ नहीं आया, आप वापस एक्सप्लेन कर सकते हैं? एक मिनट, कौन सा पेज पे था? सर मॉड्यूल में 187 में है। अच्छा मॉड्यूल में 187 पे। हाँ जी, वो नोट्स नहीं है मेरे पास। अच्छा ये वाले नोट्स नहीं है आपके पास, एक मिनट, ये वाला? हाँ पार्ट बी जो है इसमें। अब इसमें पार्ट बी, ये वाला? हाँ जी। बेटा ये सिंपल सी एक बात है कि अगर आप डिबेंचर सिक्योर्ड इशू कर रहे हो ना, तो जब असेट्स के ऊपर राइट क्रिएट करना है, तुम्हारे पास असेट है तो तुम्हारे असेट पे कर लो, नहीं है असेट तो होल्डिंग कंपनी के असेट पे कर लो, नहीं है तो सब्सिडरी कंपनी के असेट, क्योंकि सब एक ही थाली के लोग हैं, कॉमन कंट्रोल है इन लोगों का। तो एक कंपनी, होल्डिंग कंपनी, अपनी सब्सिडरी कंपनी के असेट के ऊपर भी क्या क्रिएट कर सकती है? चार्ज। एग्जांपल मान लो रिलायंस जियो, रिलायंस इंडस्ट्री। आज मान लो रिलायंस इंडस्ट्री कोई लोन ले रही है, तो जियो के एसेट पे भी चार्ज क्रिएट कर सकती है। जियो अगर कोई लोन ले रही है, डिबेंचर इशू कर रही है,
तो वो रिलायंस के असेट पे चार्ज क्रिएट कर सकती है। चार्ज मतलब असेट्स पे राइट क्रिएट करना कि अगर पेमेंट नहीं हुआ ना तो साले उसके असेट अपन बेच देंगे और पैसा क्या कर लेंगे, रिकवर। क्लियर है कहानी? हाँ जी। चलो बाकी फिर मिलते Thank you, हैं sir. कल सेम टाइम। चलें, थैंक यू।